हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं और इसमें मैं आपको स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझाने वाला हूँ। एक्चुअली आपको याद होगा कि हमने सेकेंड लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा था। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके लिए एक बाउंड्री चाहिए। आपने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी इस बाउंड्री की, और जो बाउंड्री चाहिए उस बाउंड्री को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना देखनी है तो आपके पास बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री होनी चाहिए। और मिरर एक तरीके की बेहतरीन रिफ्लेक्टिंग बाउंड्री होती है, क्योंकि मिरर जो होता है वो लाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाता है। ठीक है। इसका रीजन ये है कि मिरर का जो एक साइड होता है ना, वो पॉलिश्ड होता है, और पॉलिश्ड सरफेस या पॉलिश्ड साइड की वजह से सेकेंड सरफेस से उसका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन हो जाता है अगर लाइट उस पर गिरती है तो। ठीक है। बट मिरर्स तो कई टाइप के होते हैं, जैसे प्लेन मिरर भी है जो हम घरों में यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, अपना फेस देखने के लिए। बट सिलेबस में जो मिरर है जिसे हमें पढ़ना है और वो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्फेरिकल मिरर। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। देखिए, अभी आपने जो टॉपिक सुना उसका नाम क्या सुना आपने? अभी आपने देखा कि इसका नाम था स्फेरिकल मिरर्स। ठीक। अब अगर ये मिरर स्फेरिकल है तो इस मिरर के नाम में ही एक वर्ड आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं स्फेयर से मिलता जुलता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा मिरर जो किससे बनता है? स्फेयर से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। बट इस मिरर को के बनने के पीछे की एक जर्नी है। मैं आपको जर्नी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट्स से कि ये एक स्फेयर है। हम क्या करते हैं कि स्फेयर को बीच से कट कर देते हैं। ठीक। ध्यान रहे कि वो जो स्फेयर होना चाहिए वो हॉलो होना चाहिए एंड ग्लास का बना होना चाहिए। यानी स्फेयर जो होना चाहिए वो हॉलो होना चाहिए, खाली होना चाहिए अंदर से, और ग्लास का बना होना चाहिए। ठीक है। मैंने क्या किया, उसको बीच से कट कर दिया, और कट करके उसका कोई भी एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए जैसे आप कट करते हैं तो इसके दो पार्ट बचेंगे ना, एक ये पार्ट होगा, एक ये पार्ट होगा। और मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को अंदर से पॉलिश कर दिया, इस वाले पार्ट को बाहर से पॉलिश कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिशिंग, कि आपने पॉलिशिंग किस साइड की है, अंदर के साइड की है कि बाहर के साइड की है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन किस सरफेस से हो रहा है। क्योंकि जब आपने पॉलिश अंदर से की है, इट मीन्स कि अंदर का हिस्सा तो पूरा पैक्ड हो गया, तो फिर रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इसके बाहर वाले हिस्से से, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। और अगर आप इस वाले डायग्राम को देखेंगे तो इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अंदर वाले से। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, की रिफ्लेक्शन हो कहां से रहा है, उसके बेस पर स्फेरिकल मिरर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिसमें से आपकी जो पहली कैटेगरी है उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर, और जो सेकंड कैटेगरी है, जो आपकी दूसरी मिरर है जो स्फेरिकल मिरर, उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब देखिए, कनकेव मिरर किसे कहते हैं? कनकेव मिरर जनरली वो मिरर होता है जिसमें अंदर का हिस्सा, इंटरनल पार्ट जो है ना, वो क्या हो? रिफ्लेक्टिंग हो। मतलब अगर आप इसको देखें, इस वाले डायग्राम को, तो इसमें अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा मिरर हुआ? ये हुआ कनकेव मिरर। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? जिसमें रिफ्लेक्शन बाहर वाले सरफेस से हो। वो सरफेस जो उठा हुआ सरफेस है, बल्जिंग आउटवर्ड सरफेस इसे कहते हैं, जो बाहर की तरफ उठा हुआ है। तो ये वाला डायग्राम किसके लिए है? कन्वेक्स मिरर के लिए है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले आप ये बताओ, अगर एक स्फेयर है तो क्या इस स्फेयर का सेंटर होगा? बिल्कुल होगा। क्या इस स्फेयर का कोई रेडियस होगा? ऑब्वियसली, बिना रेडियस के स्फेयर तो होता नहीं है। इट मीन्स कि जब हम इस स्फेयर को कट करके और मिरर बना रहे हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स तो होंगे ना जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होगा, जो कि स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। स्फेरिकल मिरर के अंदर ही आते हैं वो। इसलिए मैं आपको अब उन एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल का सहारा लूंगा। देखिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पाएंगे, मैंने आपके सामने दो डायग्राम रखे हुए हैं, और आप खुद नोटिस करिए यहाँ पे पॉलिशिंग कैसे है, बाहर की तरफ है। तो अगर पॉलिश बाहर की तरफ है तो ये कौन सा मिरर हुआ? कनकेव मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अंदर से होगा। लिखा भी है, देखिए, इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। और इस वाले अगर आप मिरर को ऑब्जर्व करें तो पॉलिशिंग कहां से है? अंदर से। तो फिर रिफ्लेक्शन कहां से होगा? बाहर से होगा। इसका मतलब ये कौन सा मिरर है? ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब मैं आपको टर्म समझाता हूं, कौन कौन से टर्म्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो
जो आपको सबसे पहला टर्म, अब आप की पॉइंट्स को देखते रहेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। देखिए पहला टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, पोल। तो अब हम पहले ये समझेंगे कि हम पोल किसे कहते हैं, पोल एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए जो आपके मिरर का सेंट्रल पार्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मिरर का भी सेंट्रल पार्ट यहाँ पे है, मतलब मिरर का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। तो मिरर के सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ लिखा भी है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। ओके, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। जो हमारा अगला टर्म है जिसे जानना जरूरी है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो पोल को तो ज्वाइन करती है, साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है। मतलब ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर एंड थ्रू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो फिर इस मिरर में ये वाली लाइन भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे क्या है, पोल है। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इस नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ही क्या हो गया कि जो मिरर का सेंटर होगा, तो मिरर का सेंटर तो पहले ही हमें दिख रहा था यहाँ पे, है ना। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके नेक्स्ट, अगला टॉपिक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप इसे भी आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। जिस स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं उसका रेडियस ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को मैच कर दूं, मिला दूं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ भी इसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखें, क्योंकि आगे एक रिलेशन आने वाला है, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है वो है फोकस। अब हम देखते हैं कि हम फोकस किसे कहते हैं। देखिए लेट्स से कि ये मेरे पास जो कनकेव मिरर है, मैं इस कनकेव मिरर से के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन पास करता हूं। तो जब मैं इसे पास करता हूं यहां से पैरेलली, तो ये उस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से होकर पास होता है। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट बी, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, आई एम नॉट टेकिंग इट्स नेम, बट आप मान के चलो कि ये पॉइंट है वो। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां से पास करता तो क्या होता है, तब भी लाइट रे यहीं से होकर पास होती है। मतलब ये पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो फिक्स पॉइंट जहां से पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर पास होती है, उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट कनकेव और अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम कन्वेक्स। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ अपियर्स टू डाइवर्स का क्या मतलब हुआ। ये कन्वेक्स मिरर है, तो अगर आपने यहाँ से पैरेलल लाइंस पास की प्रिंसिपल एक्सिस के और यहाँ से पास की, तो होगा क्या, चूंकि यहाँ पे होगा डाइवर्जन, और डाइवर्जन की वजह से ये लाइट रे ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये लाइट रे नीचे की तरफ चली जाएगी। बट अगर हम इसे एज्यूम करें कि ये पीछे की तरफ कहीं मिले, तो जैसे इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे मिलेगी और यहाँ से यहाँ पे जाके मिलेगी। तो हर केस में जो मिलने का पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, फोकस कह देंगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे डाइवर्ज होते हुए अपीयर होती है। ठीक, नेक्स्ट अब अगला है लास्ट जिसे समझना है वो है फोकल लेंथ। तो देखिए इसके नाम में ही सब कुछ है। फोकल लेंथ में एक वर्ड आया है फोकल, और फोकल से आपको क्या याद आता है, फोकस। और मैंने अभी क्या बताया था, फोकस किसको कहते हैं, यहाँ पे होता है फोकस। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फोकस से लेकर पोल तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। यानी कि इसका डिफिनेशन होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ओके, अच्छा अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझा रहा हूं जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए अगर कभी भी आपसे पूछे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि यहां से लेकर, आप डायग्राम देख सकते हैं कनकेव मिरर का, यहां तक इस वाले डिस्टेंस को हमने कैपिटल आर बोला था। और जब मैंने पैरेलल लाइन पास करा के और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को पास कराया था, तो लगभग जो ये वाला पॉइंट था हमने इसको बोला था फोकस, और ये जो पॉइंट था वो लगभग इन दोनों के किधर रहा, सेंटर में था। तो इस प्रिंसिपल की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है ट्वाइस द फोकल लेंथ। यानी कि अगर आप फोकल लेंथ को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एक बार और यहाँ से एक बार, अगर इसको दो बार ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ से आप एक रिलेशन और निकाल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। यानी कि अगर अभी कभी हमें न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ की जरूरत पड़े तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा।
तो आज के लेक्चर में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर को डिटेल में समझा दिया है। मैंने ये कोशिश की है कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपको वो सारे कंटेंट मिल जाएं जो आगे आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल and share it as much as you can.